बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सोचता है, लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक हमारे सपने शायद सपने ही बने रहते हैं। बाहरी व्यक्ति को हमारी सफलता दिखती है, सफलता के पीछे छुपी हुई संघर्ष की दास्तान बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे। जब वो अपने लक्ष्य को पाने की तरफ आगे बढ़ा तो उसके सामने रेडियो यानी आकाशवाणी बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रही थी। आकाशवाणी में रहकर उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को नए आयाम दिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्री बजरंग सैनी जी से। बजरंग सैनी जी सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी हैं। 2016 में आप आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बजरंग सैनी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने घर में आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। गोपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रेशमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मेरे अनुभव और मेरे बारे में जानने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। इसलिए मैं आपका आकाशवाणी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बजरंग सैनी जी, 2 जुलाई 1956 को आपका जन्म हुआ। जब आपका बचपन था, शुरुआत थी, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज की शिक्षा जयपुर में हुई या अन्यत्र स्थानों पर आपने अध्ययन किया? देखिए, जैसा आपने जन्म के बारे में पूछा तो सीकर जिले में एक गांव है डाबला, रेलवे स्टेशन डाबला है और बहुत ही छोटी जगह है। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियाँ थी कि हमारी माता भी पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब हमारा स्कूल में जब एडमिशन किया गया, उन्होंने मास्टर जी ने अपने आप जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी वो लिख दी और हमारा एडमिशन हो गया। अब हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हमने वहीं से ली, लेकिन आप जो कुछ भी समझें कि मैं थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा शार्प था। पहली क्लास से ही मेरा डिवीज़न हमेशा फर्स्ट ही आता था और मैं शायद दूसरे बच्चों से भी अपने आप को अलग ही ऐसा मानता था कि मैं इनसे होशियार हूँ। वो चाहे मेरा स्वाभिमान था या जो आत्मविश्वास था, तो मैं अपने आप को थोड़ा होशियार समझता था कि मैं इनसे ज़्यादा हूँ। तो मैं उनको पढ़ाता भी था। उस समय तख्तियाँ चलती थी, लकड़ी की तख्तियाँ, जिनको पोत करके मिट्टी की मुल्तानी मिट्टी से पोत करके उस पर सुलेख लिखा जाता था। अच्छा। तो वो एक उस समय की परंपरा थी और स्लेट पे लिखने की परंपरा ही थी। उस समय कॉपियाँ तो बहुत कम मिलती थी जी। तो हम लोगों का एक साधारण स्कूल था, बिल्कुल टाट पट्टी पे बैठ कर हम लोग पढ़ते थे और 5वीं क्लास तक मैं वहीं पर पढ़ा। अब 6ठी क्लास की जब बात आई कि भाई 6ठी क्लास में मुझे एडमिशन लेना है, तो आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे घर में उस समय पैसे की बहुत दिक्कत थी, किल्लत थी जी। मेरे गांव के अंदर डाबला में जो हायर सेकेंडरी स्कूल था उस समय 11वीं तक का, तो वहाँ यदि हम एडमिशन करवाते तो हमारे 72 रुपये फीस लगती थी 6ठी क्लास में। और मेरे घर से अपोजिट साइड में बिहार एक जगह है, तो वहाँ मेरे घर से करीब वो 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ 10 रुपये लगती थी फीस, क्योंकि अच्छा। वहाँ मिडिल स्कूल थी। तो अब मेरे को जब वहाँ भर्ती कराने वाली बात आई तो कहा कि भाई 72 रुपये तो बहुत मुश्किल है मैनेज होना, यहाँ तो कैसे भर्ती कराएंगे। तो अब सब ने कहा कि अब तू रहने देना, पढ़ाई लिखाई क्या करना, खेत में काम करो, स्कूल अच्छा। पढ़ाई कर ली बहुत है। लेकिन मेरे मन में था कि मैं पढ़ाई करूं। तो मैं करीब 2-3-4 दिन खूब रो करके और माँ को तैयार किया। अच्छा। तो माँ ने मेरा पक्ष लिया कि भाई ये पढ़ने में होशियार है, पढ़ना चाहता है, तो इसको क्यों नहीं पढ़ाया जाए। तो अब तैयार ये हुआ कि आपको बिहार में तो एडमिशन करा देंगे क्योंकि वहाँ 10 रुपये लगते हैं और यहाँ नहीं कराएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। बिहार आपके पास, गांव के पास गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक छोटी जगह, अभी तो ग्राम पंचायत है बिहार जी। तो वहाँ मैं मिडिल स्कूल में जाके मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ जाते ही मैं वहाँ के टीचर्स के बिल्कुल नोटिस में आ गया कि ये तो बच्चा होशियार है। कुछ कंपटीशन वगैरह स्कूल में होते थे, जो साप्ताहिक जो अंताक्षरी वगैरह होती थी, इसमें मैं भाग ले लेता था। खेल कूद में भी भाग लेता था। और जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी उस समय भी मैं स्टेज पे खड़े होकर के राष्ट्रगीत गाना और ये वो सारे काम, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बिल्कुल वो काम होता था। अंग्रेजी के हमारे मंगल सिंह जी थे तो बहुत प्यार करते थे और अंग्रेजी में
मैं होशियार बच्चा था वहाँ जी। तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अब बिहार में भी जब वहाँ से 8वीं क्लास पास करके मैं आगे बढ़ा, अभी अब 9वीं क्लास में मुझे एडमिशन लेना है तो वहाँ में फर्स्ट डिवीज़न तो था ही। अब 9वीं क्लास में भर्ती वाली बात आई कि भाई 9वीं क्लास में इसको कहाँ भर्ती कराया जाए तो वापस या तो डाबला भर्ती कराया जाए जहाँ हायर सेकेंडरी है जी। या और कहीं किया जाए। तो उस समय तक क्या था कि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं गोवर्धन जी, उनकी पंचायत समिति में नौकरी लग चुकी थी। वो उस समय सवाई माधोपुर थे। आज जब मैं पहली बार निकलने वाला था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 13-14 साल के 15 साल के आसपास ही थी। तो अब जाए कौन सवाई माधोपुर लेके इसको, तो मैंने फिर हिम्मत करी और माँ ने कुछ पैसों का इंतजाम किया। अच्छा। घर में पैसे नहीं थे, बहुत तंगी थी, किल्लत थी। कुछ पैसों का इंतजाम किया, टिकट बहुत कम लगती थी, शायद 2-3 रुपये में मैं सवाई माधोपुर पहुंच गया था जी। और सवाई माधोपुर स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा भी गया, क्योंकि वो बड़ा स्टेशन जंक्शन था। तो फिर मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल की, फिर मैं बजरिया में आया, फिर जहाँ भाई साहब रहते थे वहाँ पंचायत समिति पूछते पूछते वो सिविल लाइन इलाके में पहुँचा और वहाँ भाई साहब मिले। फिर उसके बाद में मेरा वहाँ सवाई माधोपुर का जो बड़ा स्कूल है, 72 सीढ़ी वाला स्कूल बोलते हैं। अच्छा, आज भी याद है आपको? हाँ, सवाई माधोपुर के अंदर 72 सीढ़ी शहर के अंदर बिल्कुल पहाड़ के नीचे वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और वहाँ एडमिशन के लिए भी एक प्रक्रिया थी उस समय कि जो बच्चा साइंस स्टूडेंट बनना चाहता है उसको टेस्ट देना पड़ेगा जी। तो वहाँ जब हमारा टेस्ट हुआ तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैं गांव का रहने वाला था, लेकिन जब वहाँ लिस्ट लिखी तो उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। अरे वाह, बहुत ही खूब। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो मैं भी कहीं न कहीं स्टैंड कर रहा हूँ। स्टैंड कर रहा हूँ। और मेरा एडमिशन हुआ जी। वहाँ कुछ से करीब 6 महीने के आसपास मैंने वहाँ 9वीं क्लास की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मेरे भाई साहब का स्थानांतरण हो गया गंगापुर सिटी। वहाँ पढ़ाई करते रहे हम आराम से। 9वीं क्लास, 10वीं क्लास और 11वीं क्लास हमने वहीं से करी 1970 गंगापुर से। हाँ, गंगापुर सिटी से 1973 में मैंने मैट्रिक पास किया और 1974 में मैंने हायर सेकेंडरी पास किया। हायर सेकेंडरी करने के बाद कुछ 5-6 महीने के लिए हमने कहीं जॉब की भी कोशिश करी और वहाँ जो कृषि उपज मंडी समिति है उसकी तरफ से गाँव में कुछ सड़कें निर्माण हो रही थी। तो उन सड़कों के ऊपर पे भी मैंने एज मैट काम किया। आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि तमाम आर्थिक विपन्नता के बाद में भी माँ के आशीर्वाद से और भाई के सहयोग से आप अपनी आरंभिक कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जो पढ़ाई करने का लक्ष्य था उसको हासिल किया, काम करने से परहेज नहीं किया। बहुत कठिनाइयाँ आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। जब आपने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की और उसके बाद में फिर आप राज्य सेवा में आए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ वर्कर के तौर पर आपने काम किया, तो जब आप कॉलेज में थे तब आपको लग रहा था कि आपका कोई रास्ता एक आ रहा है सामने, कोई एक मंजिल दिख रही है, क्या करना चाह रहे हैं, मन में कोई सपना? गोपाल जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने कॉलेज में कभी एजुकेशन रेगुलर नहीं ली। मैं जब आपसे बता रहा था कि वहाँ मैं काम कर रहा था तो फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भर स्वयं पाठी के तौर पर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और उसी दरमियान प्राइवेट रह करके मैंने एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था। तो मैंने फर्स्ट ईयर फिर करौली से पास किया और उसके कुछ समय बाद में लगभग 6-8 महीने के आसपास में बेरोजगार भी रहा। और उस बेरोजगारी के टाइम पे मैंने और भी कई छोटे मोटे यहाँ जयपुर में भी काम किए, कहीं का जगह जो भी मुझसे बंद पड़ता था, क्योंकि परिवार को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था और खुद के लिए भी ज़रूरी था। फिर उसके बाद मेरा चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में मुझे नौकरी मिली और पहला पोस्टिंग मुझे जैसलमेर मिला। 17 अगस्त 1976 को मैंने जैसलमेर ज्वाइन किया और वहाँ मैं करीब 2 साल रहा। जिस आदमी के पास में कुछ भी नहीं था उसको जब कुछ पैसा मिलने लगा, आपको बताऊं कि मैं उससे मुझे 218 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो यार इतना पैसा उनको मिलने लग गया। और उसमें से 100 रुपये तो मैं अपनी माता के नाम घर पे मनी ऑर्डर भी कर देता था और बाकी में मैं अपना काम चलाता था। लेकिन वहाँ भी आप ये देखिए कि मैंने जैसलमेर में भी मेरे अंदर शुरू में से ऐसा कुछ कमिटमेंट, परमात्मा की कृपा थी कि मैंने वहाँ नौकरी शुरू करी। पूरा जैसलमेर मैंने पैदल घूमा। अच्छा। वहाँ के बॉर्डर के जितने भी गांव हैं आज भी मैं सबके नाम बता सकता हूँ आपको, है ना। रनदाम, ओडा, तेजमालता, गस्सी का गाँव, झिंझिनियाली, ये सारे मैंने पैदल घूमे और वहाँ पर चेचक उन्मूलन के लिए
6 चक्कर होगी बताओ 100 रुपये पाओ। हर गांव में मैंने जाके सर्वे हर गांव में जा कर के मैंने वो गेरू से दीवारों पे मैंने वो स्लोगन लिखे और उससे हमारे विभाग के लोगों ने बहुत तारीफ की कि भाई ये लड़के में एनर्जी बहुत है, बहुत काम करता है, बॉर्डर पे जाता है। सब गांव में घूम घूम के चेक किया गया, सब जगह लिखे हुए हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी, पीएससी पे मैं आ गया, पीएससी पे रहा, जैसलमेर भी रहा मैं। और उसके बाद मेरा स्थानांतर वहाँ से करीब 1.5 साल के 2 साल के आसपास पाली ज़िले में हो गया। और पाली ज़िले में भी मैं मारवाड़ जंक्शन रहा, सोजत सिटी रहा और 2-3 जगह रहा, गढ़वाड़ा रहा, है ना, कई जगह में वहाँ काम किया। बाड़मेर जब मेरा पोस्टिंग वापस 82 में हुआ, पाली से जब वापस में गया, क्योंकि कारण ये था कि आप जानते हैं कि वहाँ कुछ आर्थिक या राजनीतिक कुछ प्रेशर होते हैं। तो हमने बाड़मेर जा कर के काम शुरू किया और वहाँ पर हमें फैमिली प्लानिंग वाला क्षेत्र था, तो उसमें हम काम करते थे। लेकिन वहाँ भी हम बहुत काम करते थे, प्रचार करना, लोगों को अवेयरनेस के लिए जो भी करना था करते थे। और वहाँ भी हमें 85 के अंदर प्रशासन द्वारा जिला 15 अगस्त के ऊपर हमको अच्छे कार्यकर्ता का वहाँ से पुरस्कार मिला कि भाई इन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम में अच्छा योगदान दिया है। तो वो भी हमें वहाँ पर मिला। ईश्वर आप पर मेहरबान था और आपके कार्यों की प्रशंसा हर जगह हो रही थी। बिल्कुल। बजरंग सैनी जी, जब आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे एज हेल्थ वर्कर, फिर आकाशवाणी में आने का मन अचानक से हो गया या आप कुछ और अच्छा करने के लिए लगातार कोशिश करें? मैं आपको बताऊं गोपाल जी कि ये जो मेरी जो यात्रा चल रही थी ना, इस दरमियान मैंने कभी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी। मैं वहाँ गांव में जब रहता था तो रात को आता या जब भी आता, मैं सिर्फ मोमबत्ती पे या जो अपने गांव में डिबरी या जिसको चिमनी बोलते हैं, लैंप, उससे मैं वहाँ बैठ के पढ़ाई करता था। और वहाँ पढ़ाई करते करते ही मैंने इंडियन सिविल सर्विस भी मैंने मेन एग्ज़ाम दिया, मतलब प्री क्वालिफाई किया था। फिर मेन एग्ज़ाम मैंने जब दिया उसके बाद फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी था कि यार मैंने बहुत पढ़ाई करी, ये वो था, और अच्छे मतलब मेरा अच्छा स्टैंड था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। उसी समय क्या था कि मैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ता था मैं, तो वो उसमें एक एडवर्टीजमेंट निकला कि ऑल इंडिया रेडियो ये फील्ड रिपोर्टर और ये पोस्टिंग है, रेडिएशन पोस्टिंग एट जयपुर। तो मैंने उसमें जो अनुभव लिखे थे कि भाई आपको फील्ड एक्सपीरियंस हो, हेल्थ का ये वो, तो मैंने उसको ऐसे ही फॉर्म भर करके मैंने एसएससी में भेज दिया। अब वहाँ से मेरे पास कॉल लेटर आ गया और दिल्ली 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर एसएससी में। साल कौन सा था? हाँ, ये 1985 की बात है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि काफ़ी लड़के थे उस एक पोस्ट के लिए, शायद 23-24 बच्चे, कुछ लड़कियां भी उसमें थी, उस इंटरव्यू के लिए आए थे। लेकिन परमात्मा की कृपा मुझ पे हुई और वो मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। कुछ समय मुझे थोड़ा 6-8 महीने इंतजार करना पड़ा। जुलाई 86 में मेरे पास में यहाँ आकाशवाणी जयपुर से वो गया कि भैया आप आइए और ज्वाइन कीजिए। तो फिर मैं यहाँ पर आया, मिला और यहाँ मैंने 28 जुलाई 86 को मैंने ज्वाइन किया। जब आप आकाशवाणी जयपुर में ज्वाइन करने के लिए आ गए, तब आपके मन में क्या ये ऐसा कोई एहसास आया कि अब शायद मेरा वो सपना पूरा हो रहा है जिसके माध्यम से मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल गोपाल जी, मैं जब जैसलमेर, बाड़मेर और ऐसे इंटीरियर इलाके में जब रह रहा था तो मैं कुछ रेडियो पर बहुत अच्छे इंटरव्यूज आते थे, तो वो मैं सुना करता था। तो मुझे लगता था कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, कितना बड़ा काम हो रहा है ये। तो और ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ हेल्थ से रिलेटेड जब प्रोग्राम आते थे तो मैं बड़े उनको ढंग से सुनता था, चाव से। तो मैं भी ऐसा सोचता था कि कभी अपन को भी ऐसा मौका मिले कि कोई अपने से रेडियो वाला कोई अपन से हेल्थ वर्कर के रूप में कोई इंटरव्यू करे। वो इंटरव्यू जब सुन के तो कुछ जानकारी होती थी तो लगता था कि भाई अपन को भी कोई स्थान मिलेगा। और एक दिन आकाशवाणी में मौका मिला और परमात्मा की कृपा हुई, यहाँ ज्वाइन किया। और उस समय यहाँ पर आकाशवाणी में जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें गोविंद वर्मा जी यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफिसर होते थे, मैंने उनके पास ज्वाइन किया और भले ही आदमी थे, उन्होंने मेरी पूरा सपोर्ट किया और मुझे उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए भी दिया। फिर मैं फील्ड में जाने लग गया और उस समय वो जो अपना मेल्ट्रॉन रिकॉर्डर होता था वो लेके फील्ड में जाने लगा और कुछ रिकॉर्डिंग्स का। तो यहाँ आकाशवाणी में आकर के कुछ ही समय में
शायद 2-4-6 महीने में ही मैं अच्छे इंटरव्यूज करने लग गया तो था। आपकी एक पहचान स्थापित हो गई कि बजरंग सैनी नाम का कोई लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है। बजरंग सैनी जी, आपकी अभी तक की कहानी सुनकर ऐसे लगता है कि ईश्वर जब अपनी कृपा किसी पर बरसाता है तो आप जैसे लोगों के उदाहरण हमारे सामने रख देता है कि यदि इंसान मेहनत करके और अपने लक्ष्य की तरफ आगे चले तो ईश्वर की कृपा उसको जरूर जरूर मिलती है। बातों बातों में कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी जयपुर से सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी श्री बजरंग सैनी। बजरंग सैनी जी की शुरुआती कहानी हम सब ने सुनी और अब रेडियो में जो आपके काम करने के अनुभव है बजरंग जी, विशेषकर आपने जो दक्षता हासिल की धारावाहिक बनाने में और आपके बनाए हुए कई सारे प्रोग्राम्स को आकाशवाणी के वार्षिक पुरस्कारों से नवाजा गया, कभी प्रथम, कभी द्वितीय, कभी मेरिट, और आप लगातार काम करते रहे। आपको अपना पहला वो प्रोग्राम याद है जब आपने खूब अच्छे से काम किया और आपको अपने एसडी की, डायरेक्टर की, अपने स्टाफ की, साथियों की शाबाशी मिली? हाँ बिल्कुल लाखन जी, मैं जब ये कार्यक्रम बनाने लगा था तो उस समय मेरे मन में ये था कि मैं भी अलग से कोई मेरी एक पहचान बने और मैं भी ऐसे कुछ प्रोग्राम प्रोड्यूस करूं जिससे लोगों को लगे कि हाँ कुछ काम हो रहा है। गोविंद वर्मा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। साथ में अवधेश कुमार जी शर्मा यहाँ पर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर रहे, उनसे भी मैंने प्रोग्राम की बहुत सारी बारीकियाँ सीखी। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे उस समय ऑफिसर्स थे, हसन खान जी का नाम लेना चाहूँगा, वो बहुत बहुत अच्छे प्रोड्यूसरों में थे और उनसे भी मैंने बहुत सीखा। राजेंद्र बोहरा से मैंने बहुत सीखा, मदन शर्मा से मैंने बहुत सीखा, क्योंकि उनके प्रोग्राम सुन कर के मुझे इमेजिनेशंस के अंदर मदद मिलती थी कि ये इस तरह से कर सकते हैं तो मैं भी कुछ अच्छे प्रोग्राम बना सकता हूँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम एक नीरस कार्यक्रम था, उसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, ज़्यादा उसके बारे में उत्सुक नहीं होते थे। सोचते थे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसको ना सुना जाए तो अच्छा है, क्योंकि छोटे 2 बच्चों की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी जी जी जी, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती थी, लेकिन उसको कैसे आकर्षक बनाया जाए। तो उसी दरमियान क्या था कि अपर्णा जी यहाँ पर डायरेक्टर बनी, निदेशक बनी। तो अपर्णा जी ने क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम मुझे इंडिपेंडेंट दे दिए थे। तो अब वो जो इंचार्ज हुआ तो फिर उस समय बाद में जब मैं अपने शेड्यूल बना लेगा, अपनी जब बहुत सारी उसमें नई नई इनोवेशन दिखाता था, तो फिर अपर्णा जी ने एक बार मुझे बोला, कहा कि सैनी जी आप इतने सारे प्रोग्राम एक साथ कैसे बना लेते हो, क्योंकि उसमें खुला आकाश में भी कंट्रीब्यूशन, युवाणी में भी कंट्रीब्यूशन जाता था, महिला जगत में भी जाता था, खेतीबाड़ी में भी जाता था, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हम देते थे। अकेले कैसे कर लेते हो? मैं कहा मैडम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं कर लेता हूँ सारे। तो फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर उन्होंने कुछ कहा कि आप कुछ सीरियल्स बनाइए। तब फिर मैंने एक एड्स की जागरूकता के बारे में पहला मृत्यु राग शुरू किया और मैंने उसकी प्लानिंग किया, कंसीव किया। मैंने अशोक राय जी को बुलाया, उनको लिखवाया और उन्होंने फिर उस सीरियल को लिखा। अशोक राय जी को बताया तो वो उस तरह से, और सारे जो जयपुर के जितने भी अच्छे जाने माने आर्टिस्ट हैं वो उससे जुड़े। सीरियल बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद में और भी मैंने बहुत सारे सीरियलों पे काम किया। और आपने सुना होगा कि हेलो डॉक्टर जो फोन इन प्रोग्राम था, वो शुरुआत शायद संभवतः जयपुर से सबसे पहले शुरू किया। वो एक लाइव प्रोग्राम चला करता था। सीरियल्स में जब बात करेंगे तो सीरियल तो बहुत सारे बनाए जयपुर से। जी हाँ जी। हेलो डॉक्टर जब आपने लाइव शुरू किया फोन इन का और नया नया कॉन्सेप्ट आया था रेडियो में कि हम स्टूडियो में बैठकर बाहर विशेषज्ञ से बात करें या श्रोता सीधे हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से बात करें, तो आरंभिक कठिनाइयाँ आपको रही होंगी। किस तरह के अनुभव रहे जब आपने लाइव फ़ोन इन किया और डॉक्टर को अपने पास बिठा के श्रोताओं से बात करवाई? गोपाल जी क्या है कि जब ये कार्यक्रम चल रहे थे तो एक रविवार को एक कार्यक्रम दोपहर में प्रसारित होता था, आपका स्वास्थ्य आपके प्रश्न जी। तो वो हमारा चिट्ठी पत्री के हिसाब से बेस प्रोग्राम था। चिट्ठी आती थी, हम लिसनर का नाम लेकर, नाम लेकर के उनको डॉक्टर से उनको दिखा करके पढ़ा करके उसका आंसर उत्तर उसको देते थे। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं हम इसको कार्यक्रम को हेलो डॉक्टर के नाम से अपन इसको शुरू करें और लाइव फोन इन प्रोग्राम करें। तो मैंने ये प्रपोजल फिर जब अपर्णा जी को बताया तो वो बड़ी खुश हुई कि हाँ बिल्कुल इसको शुरू कीजिए आप, तो और जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। तो डॉक्टरों को रात को लाना 9:30 बजे
9:30 से Challenging। 10:30 बहुत बड़ी दिक्कत थी जी और डॉक्टर आप जानते हो कि डॉक्टर 10 बजे तक तो मरीज ही देखते थे, जी 9:30 बजे तक कैसे आएंगे, और वो भी एक्सपर्ट। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एक्सपर्ट्स को बुलाना बड़ा टेढ़ी की। चैलेंजिंग काम था। जी जी तो लेकिन वो कार्यक्रम इतना पॉपुलर हुआ गोपाल जी, और मुझे बड़ी खुशी है बेहद आज ये बताते हुए कि अपर्णा जी स्वयं उस समय कंसोल पर बैठती थी, वाह और मैडम प्रमिला राव भी उस समय आ जाती थी स्टूडियो में, और वो कार्यक्रम चलता था। इंजीनियर्स तो साथी होते ही थे साथ में, और वो कार्यक्रम जब चलता था तो यूँ सोचिए कि आप गुजरात से, महाराष्ट्र से, और इतने फोन आते थे उसके कि आश्चर्यजनक लगता था। श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से, उत्तरांचल से, जहाँ कहाँ से फोन पूरे आते भारत थे। से फोन। क्योंकि जयपुर में एक्सपर्ट की एक टीम थी डॉक्टर्स की, और जयपुर का एक नाम था, तो यहाँ के डॉक्टरों से हर कोई जुड़ना चाहता था। बाद में क्या हुआ कि कुछ समय उसको हमने लाइव चलाया, लेकिन बाद में थोड़ा सा उसमें कुछ चैलेंज भी आ गया कि कुछ उसमें अनर्गल ऐसी कुछ बातें भी उसके अंदर कुछ, तो फिर उसको और रिकॉर्डिंग करके फिर उसको हम ब्रॉडकास्ट करते थे। दिन में रिकॉर्डिंग करते थे, रात को ब्रॉडकास्ट कर देते थे उसको। तो वो भी एक लंबा अनुभव रहा। हेलो डॉक्टर खूब चला, आपने भी उसको जी 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 बजरंग सैनी जी, आपका एक सीरियल था बड़ा, बहुत ही मशहूर हुआ, संबल से स्वावलंबन, और इसको वार्षिक पुरस्कारों में, आकाशवाणी के जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं उसमें प्रथम पुरस्कार मिला था, और हमारी सदी के महान एक्टर अमिताभ बच्चन द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया था। तो वो लम्हा हम याद करना चाहेंगे जब आप स्टेज पर पुरस्कार लेने के लिए गए, अमिताभ बच्चन ने आपको पुरस्कार देते हुए शाबाशी दी आपको, तो इसकी कुछ कहानी, कुछ अनुभव बताएं। गोपाल जी, ये जो कार्यक्रम मैंने बनाया था संबल से स्वावलंबन, ये मूक बधिर बच्चों पे मैंने बनाया था, और इसकी शुरुआत तो जब मैं सूरतगढ़ पोस्टिंग था मेरा, वहाँ से हुई थी। वो इमेजिनेशन मेरे दिमाग में वहीं से आया था। अच्छा। कि वहाँ क्या, जब सूरतगढ़ में गया था यहाँ से 2000 में, तो गंगानगर में एक मूक बधिर संस्थान चलता है जहाँ पर गूंगे बहरे बच्चों की शिक्षा होती है। तो मैं उसके ऊपर एक मैंने फीचर बनाया था, एक रूपक बनाया था। तो वहाँ वो बना करके मुझे अच्छा लगा था कि मैं कुछ इन बच्चों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इनके सपोर्ट के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में थी। जब वापस मैं जयपुर यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आया जी 2-2.5 साल बाद में, तो मेरे मन में ये आया कि मैं इसके ऊपर एक अच्छा फीचर बना करके इसको ब्रॉडकास्ट करें और इसको कंपटीशन के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया। मैंने कुछ ENT डॉक्टर से कुछ किताबें मिली, मैंने खुद ने पढ़ाई करी उस पर, और कुछ डॉक्टर्स को लेकर के मैंने वहाँ SMS में कुछ इंटरव्यूज किए। कुछ और IAS ऑफिसर्स वगैरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनके बारे में भी इंटरव्यूज किए। उसमें मैंने बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ उसमें अच्छे म्यूजिक लिखवा करके, गाने लिखवा करके उनको भी रिकॉर्ड किया। उस समय निर्मल मिश्र एक बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे, तो उनसे मैंने लिखवाया और उसको फिर मैंने पूरे प्रोग्राम को बनाया। और ये प्रोग्राम यूँ समझिए कि बहुत इसमें बहुत लेबर बहुत लगी, बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन उसको बनाने में आनंद आया। और उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे अपने गोविंद वर्मा जी, तो वो वापस आ गए थे। तो जब वो प्रोग्राम बना और अदिति भटनागर और अर्जुन जी हमारे जो अनाउंसर हैं उनकी वॉइस उसमें ली। उस पर भी कुछ मैंने डॉक्यू ड्रामा भी रिकॉर्ड करके बीच में डाला था। और उसमें मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत मैंने ये की थी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो तभी से उसकी जो श्रवण इंद्रियां हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। अच्छा। जैसे अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, उसने गर्भ में रह करके वो जो चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो मैंने शुरुआत उसको वहाँ से किया कि बच्चा कहाँ से, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है फिर उसके बाद में फिर वो आसपास के एनवायरनमेंट को सुनता है, महसूस करता है। यदि नहीं सुनता है तो फिर उसके श्रवण संबंधी कोई दिक्कत है। यहाँ से उसकी प्रॉब्लम को उठा करके फिर उसको मैंने जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो भी इलाज हो रहे हैं इसके उनके बारे में बताया। मूक बधिर बच्चों के लिए जो भी काम हो रहा है उसके लिए फिर मैंने बॉम्बे के इंस्टीट्यूट से भी संपर्क किया, वहाँ से भी कुछ मैंने जानकारी हासिल करी और SMS के डॉक्टर्स वगैरह इनसे करके फिर वो एक कम्पैक्ट प्रोग्राम बना करके भेजा। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमारी मेहनत सफल हो गई। और उसमें
जो हमारे जो साथी, जो टीम साथ में जो काम करने वाले थे जी। वो भी मतलब एक तरह से कमिटेड थे। तो ये एक ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उस अवार्ड, उस प्रोग्राम को फर्स्ट अवार्ड मिला। और उस समय डीपी मलिक जी डायरेक्टर बन के आ गए थे यहाँ जयपुर में जी। तो हम दोनों फिर बॉम्बे गए और एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था आकाशवाणी की ओर से। और वहाँ पर अमिताभ बच्चन जो चीफ गेस्ट थे। और उसके बाद में शायद अमिताभ बच्चन वापस कभी आकाशवाणी के किसी प्रोग्राम में आए नहीं। वो शायद मुझे ही देने आए थे। जी जी जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनसे भी मिलने का अवसर मिला। और ब्रजेश्वर सिंह जी उस समय सीईओ थे जी, जो प्रसार भारती। पर्सनल भी हमारे से उन्होंने बात की थी, मिले थे और शाबाशी भी दी थी। तो हमें लगा था कि हमारा कोई गार्जियन हमारा हाथ हमारे पीठ थपथपा रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव था। जी। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम बातों बातों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। और बजरंग सैनी जी आज हमारे मेहमान हैं, सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी हैं आकाशवाणी जयपुर से। कहानी बहुत सारी अभी तक हम जान चुके हैं। सैनी जी, हमारी कुछ पारिवारिक बातें पीछे छूट गई, हम अपनी सफलता की कहानियों में खो गए। जब आप पढ़ रहे थे कॉलेज में शायद, जब आप जॉब में आ गए थे 20 साल की उम्र में, तब शायद आपका विवाह हो गया होगा। तो आपका बाल विवाह था या एक ठीक ठाक उम्र में शादी हुई? तो उस समय से आपके जीवन में जो परिवर्तन हुए होंगे वो किस तरह के रहे? आपका, जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे बार बार नौकरी के सिलसिले में कभी वहाँ कभी यहाँ आना जाना पड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली ऐसी जगहों पर काम किया। तो विवाह जब हुआ उसके बाद आपका जीवन बदला या कुछ और? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, आपने बहुत ही एक ऐसा प्रश्न उठाया है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है जी। मैं इससे पहले थोड़ी सी आपको एक मेरी पारिवारिक चीज़ के बारे में और बताता हूँ कि हमारे जो हालात थे ना परिवार के, वो बहुत ही मतलब यूँ समझिए कि अभाव में हमारा जीवन रहा। हमारे हम जितने भाई बहन हैं, हम 4 भाई और 2 बहनें हैं जी। तो हमारे कच्चे घर होते हैं ना, कच्चे, आपने देखे छान फूस के, उसी में हमारा जन्म हुआ। कच्चे मिट्टी की डूलियां होती थी, उसी में हमारा जन्म हुआ, उसी में हम सोते थे। ठेठ देहात का जो राजस्थान का देहात है। बिल्कुल आपने सही पहचाना। और श्रोताओं को कैसा लगेगा मुझे मालूम नहीं, आपको क्या महसूस होगा मुझे मालूम नहीं। गर्मी की और बरसात की वो तो ऋतुएं निकल जाती थी, उनमें तो हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता था क्योंकि झेल लेते थे जी। लेकिन सर्दी हमें बहुत परेशान करती थी। कारण क्या, इतने कपड़े नहीं होते थे जी, रजाई गद्दे नहीं होते थे। और हम सोते थे जब भाई बहन वहाँ पर, तो चूँकि मेरी पढ़ने की आदत थी तो मैं तो मिट्टी वाला वो जो दिया जला के चिमनी जलाई पढ़ता रहता था। तो अब मुझे फिर अलग सोना है, तो मेरे पास में एक जो गुदड़ी बोलते हैं ना, गुदड़ी, वो एक ही थी। तो मैं उसको आधी को बिछाता था, आधी को और आधी को ओढ़ता था और अलग ही सोता था। और उसी में सोते सोते रात को मैं सो जाता था पढ़ते पढ़ते। तो वो जो गुदड़ी वो मतलब मुझे याद रहती है कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो मैं अकेला सोता हूँ, मेरे पास एक है। और कभी उस समय रजाई के बारे में, कंबल के बारे में तो हमारी कल्पना भी नहीं थी कि कभी हमारे पास में ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। खेत में हम जाते थे रोटी लेकर के हमारे पिताजी की, तो कई बार हमको रात को भी वहाँ खेत में भी सोना पड़ता था। तो हमारी मतलब एक यूँ कहना चाहिए कि बहुत अभाव में ज़िंदगी आगे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो उन सारी चीज़ों को देखते देखते जब आगे बढ़ रहे थे तो मन में बड़ी कल्पनाएं थी कि कुछ अच्छा करेंगे, और वो अच्छा करने का परमात्मा ने अवसर भी दिया। अब विवाह की बात में अब मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि मेरे से बड़े वाले भाई साहब हैं जी, तो वो जब नौकरी लग चुके थे तो अब उनकी शादी तो होनी थी। तो वो जब उनको देखने के लिए रिश्ते वस्ते तय हुए तो हमें भी देखा गया कि बेचा तो भाई चलो बड़े वाले की करेंगे, अब छोटे वाले की भी कर दो। तो उस समय मैं 9वीं क्लास पास किया ही था और मेरी पत्नी की उम्र तो सिर्फ 9 साल की थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चलो दोनों बच्चियों की साथ साथ कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमारा तो एक तरह से एक के साथ एक रोटी के साथ मंडके भी सीख जाओ एक के साथ एक फ्री वाला मामला। तो हमारी तो साथ साथ में शादी हो गई दोनों भाइयों की। हाँ, दोनों और वो दोनों बहनें और दोनों भाइयों की। तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ा विशाल फंक्शन नहीं था, बहुत ही साधारण सा शादी वादी जो होनी गांव में होती थी उस समय तो वही थी, वो होगी। और
उसके बाद में फिर शादी के बाद में फिर हम 10वीं 11वीं 12वीं जो पढ़ रहे थे, पढ़ाई करते करते हमारी नौकरी भी लग गई थी। और उस समय गोणे की प्रथा हुआ करती थी। जी हाँ, 5 साल बाद में गोना होना है, वयस्क होने पर। हाँ वयस्क होने पे। तो फिर हम नौकरी लग गए थे उस समय, और जैसलमेर हमारा पोस्टिंग था उस समय, जैसे मैंने बताया जी। अगस्त 76 में चला गया था। तो उसके बाद में हमारा 77 में हमारा गोना हुआ। उसके बाद हमारी पत्नी हमारे साथ आने लगी, और उनके आने के बाद में हमारे जीवन में बड़े अच्छे परिवर्तन आए, है ना। वो क्योंकि हमारा भाग्य और उनका भाग्य दोनों मिल साथ गए, काम करने लग गया जी। तो हमारा जैसलमेर से फिर हमारा स्थानांतरण फिर पाली ज़िले में हुआ, और वहाँ पाली ज़िले में फिर हमें एक अच्छी जगह पोस्टिंग मिला, और कुछ जीवन थोड़ा सा आसान होकर के आगे बढ़ने लगा। तो ऐसे करते करते हमारे जीवन के अंदर 1981 में फिर हमने जैसे ही MA प्रवेश किया था, उस साल फिर हमारा पुत्र हुआ 81 के अंदर, और फिर हमारे 2 पुत्रियां भी हुई जी। बड़ी उषा और छोटी चांदनी। वो 87 में छोटी वाली, 84 में बड़ी वाली। परमात्मा ने हमें 3 बच्चों से नवाजा, जी। और तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों ही बहुत सिंसियर हैं, तीनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तीनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और तीनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तीनों से हमें कभी शिकायत भी नहीं रही। जो आपकी जिम्मेदारियां थी अपनी नौकरी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और मैं समझता हूं कि अक्सर किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे की कहानियां औरत अपने त्याग से लिखती है। तो आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट रहा आपके जीवन में, आपकी सफलता में? बिल्कुल, उनका सपोर्ट तो यूँ कहना चाहिए कि 50-50% है। यदि मैंने कुछ किया तो उतना ही सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है जी। और पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझ बहुत ज़्यादा है। पारिवारिक रिश्तों को भी समझती हैं और जिम्मेदारी भी बहुत समझती हैं और रिश्तों को कैसे निभाना है ये भी उन्होंने अच्छी तरह से सीखा है। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने हमको एक सुंदर जीवन साथी दिया जी। आज भी हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आंखों से ही समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जी। और आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगी हमारा जीवन 1972 में हमारी शादी हुई जी। और 77 में हमारे पास में मतलब हम साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ तो 50 साल से ज़्यादा हमारा जीवन हो गया, लेकिन हमारा अब कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ कभी विवाद नहीं हुआ। विवाद नहीं हुआ, ऐसी नौबत ठीक है, छोटी मोटी बातों में तो कभी है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि साहब वो रूठ करके अपने पियर चली गई या कोई वो दिक्कत, ऐसा कभी परमात्मा की कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी पत्नी को मैं तो परमात्मा से कहूँगा कि ऐसी सबको मिले। श्रोताओं, कार्यक्रम बातों बातों में सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं हमारे अपने बजरंग सैनी जी। आप आकाशवाणी जयपुर से सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी हैं और इनके रेडियो अनुभव अभी हमें सुनने बाकी हैं। बजरंग सैनी जी, आपने रेडियो की अलग अलग विधाओं में काम किया है, ड्रामा में भी काम किया, फीचर्स भी बनाए, सीरियल्स भी बनाए, और इतनी सारी विधाओं में भी आपने अपनी जो शैली थी, अपनी एक स्टाइल थी, उसको बरकरार रखा। रेडियो ब्रिज एक नई विधा आई कि अलग अलग स्थानों पर जाकर आप लोगों से बातचीत करें और उसको उसी समय ब्रॉडकास्ट करें लाइव। तो रेडियो ब्रिज में आपने एक सीरियल किया था, शायद एक प्रोग्राम था, उसका नाम डरना नहीं समझना होगा, और ये एड्स के प्रति जागरूकता का एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए स्पेशल था। ये किस तरह से हुआ रेडियो ब्रिज और ये डरना नहीं समझना होगा? ये देखिए, उस समय क्या था कि एड्स कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहा था और उस समय फैलाव भी काफ़ी था, लोगों में डर भी बहुत था। तो अवेयरनेस के लिए एक ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था और आकाशवाणी जयपुर से इसको प्रसारित भी किया था हमने। तो सीकर रोड, दिल्ली रोड, अजमेर रोड, कोटा रोड, यहाँ पर हमने आकाशवाणी से कुछ हमारी टीमें बनाई और उन टीमों को वहाँ भेज करके जो रात के समय ट्रक ऑपरेटर्स, जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, या जो दूसरे लोग हैं या ढाबे वाले हैं, टूर पे जो भी रहते हैं, तो उनसे हमने वहाँ कुछ लाइव रिकॉर्डिंग कर करके स्टूडियो में बैठे जो एक्सपर्ट्स थे उनसे बातचीत कराई। और उस प्रोग्राम में आकाशवाणी स्टूडियो के अंदर हम कुछ जो स्किन के त्वचा रोग विशेषज्ञ जो SMS के थे उनको हमने यहाँ बैठाया और उनसे डायरेक्ट की बातचीत करवाई और उस प्रोग्राम को हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके एडिट करके उसको हमने
कंपटीशन के लिए भेजा जी। और हमें अच्छा लगा कि वो कार्यक्रम वहाँ से सराहा गया, और उसको मेरिट अवार्ड उसको मिला। और उसी तर्ज पे फिर बहुत सारे कार्यक्रम और भी यहाँ पर आकाशवाणी में होते रहे। कुछ जो चुनाव जब आते थे जी, तो लाइव प्रोग्राम होते थे और उस लाइव प्रोग्राम के अंदर फिर वो कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम इतने चले कि पूरे सभी जिलों से हमने रिपोर्ट मंगाना शुरू किया था। तो उस समय जो अच्छे कार्यकर्ता थे या यूँ कहिए कि अच्छे प्रोग्राम जो कि समझ के लोग थे, वो उस समय आकाशवाणी में सारे काम कर रहे थे जी, है ना। और सबसे अच्छी जो उस समय की जो क्रेडिट जानी चाहिए वो तो अपर्णा जी को जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहचाना था कि भाई ये लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारियां दी और हमने उनको निभाया। तो सारे क्रेडिट हमें नहीं, उनको जाती। ये हम 95 के आसपास हमने शुरू किए थे जी। और चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ से हमने लाइव प्रसारण किए। और उस समय हम जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सबसे भी पूरे राजस्थान से हमारे पास फीडबैक आते थे और सभी विधानसभाओं से वहाँ के जो निर्वाचन के जो जितने भी सरकारी संस्थाओं से जुड़े जो अधिकारी थे उनको हम जोड़ते थे। और इस कार्यक्रम को मतलब एक तरह से वोट देने के लिए लोगों को इतना प्रेरित और मोटिवेट करते थे कि वो उनका परसेंटेज बढ़ जाता था और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था और हमें अच्छा लगता था कि चलो हमारा मेहनत सफल हुई। यानी हम जागरूकता फैला रहे हैं कि वोट की कीमत को पहचानो और वोट देने अवश्य जाएं। बजरंग सैनी जी, कुछ अपने फार्म एंड होम के तहत कुछ प्रोग्राम किए, खेतीबाड़ी के सेक्शन को भी संभाला आपने, सुगंध से समृद्धि इसको सेकंड अवार्ड मिला था और एक टीम वर्क थी, हालांकि इसका क्रेडिट आप खुद ने नहीं लेना चाहा। और एक आपने सीरियल बनाया था ढाणी की वाणी, और ये भी फार्म एंड होम का ही प्रोग्राम था। इसके बारे में बताएं, ये प्रोग्राम कैसे बना। और देखिए गोपाल जी, क्या था कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था राजस्थान सरकार के साथ में, पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव, मतलब गरीबी उन्मूलन योजना का एक प्रोजेक्ट था। तो वो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया। अब राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी से कोलैबोरेट किया कि भाई इस कार्यक्रम को आप लाइव प्रसारण कीजिए। तो गाँव में पहले उसको 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, दौसा वगैरह के अंदर। तो वहाँ हम जो प्रोजेक्ट गाँव में चलते थे, गांव के अंदर छोट छोट ढाणियों में महिलाओं के समूह बनते थे और वो अपने वहाँ पर गांव में जो भी कुछ काम कर सकती थी, दरी बनाना, चटाई बनाने का काम है, कुछ और दूसरे छोटे काम है, जो काम भी वो कर सकती थी समूह के हिसाब से करती थी। तो उनको हम रिकॉर्ड कर करके और यहाँ लाके उसको डाकू ड्रामा बनाते थे। रिकॉर्डिंग वहाँ से इंटरव्यू लेके आए, यहाँ पर फिर हमने आर्टिस्ट बुक किए और आर्टिस्टों से उसको नाटक को बनाया और उसके अंदर वो इंटरव्यूज फिट किए, डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो उसमें ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि भाई आप इस कार्यक्रम को आप बनाइए। तो उस समय जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो उस समय निदेशक गोविंद वर्मा जी थे, तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमने उसके साथ टाई अप किया और वर्ल्ड बैंक से एक गुप्ता जी भी दिल्ली से आते थे। तो हम खुद गांव जा करके वहाँ बैठ करके, आपको आश्चर्य होगा कि हम नीचे बैठ करके बोरी पर बैठ करके बहनों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि वहाँ हम ये दिखा नहीं सकते थे कि हम कोई बहुत बड़े आदमी आ गए हैं। हम उनको ये इस चीज़ का एहसास कराते थे कि हम भी आप जैसे ही हैं और आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि गांव की बहनें तो वैसे भी बहुत शाई नेचर की हैं, घूंघट काटती हैं, बातें नहीं करती थी। तो उनको ये भरोसा दे करके उनसे कुछ चीज़ें निकलवाते थे कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति में कितना फ़ायदा हुआ, आपको स्वास्थ्य संबंधी क्या कुछ जानकारी मिली और आपके घर में क्या परिवर्तन आए इस कार्यक्रम से। तो वो सारी जानकारी लेकर के हम यहाँ उसको डाकू ड्रामा के अंदर हमारे जो यहाँ पर बना, हमने जो मैंने कुछ जोड़ियाँ बना रखी थी, है ना, सुगना और हमारा काना की जोड़ी थी। ऐसे अलग अलग कुछ कैरेक्टर हमने डेवलप किए थे। तो वो कैरेक्टर्स सब आते थे और रविंद्र मंच पे काम करने वाले जितने भी आर्टिस्ट थे, शायद ही कोई छूटा हो, सबको उस ढाणे की वाणी के अंदर मौका मिला। और 4 साल तक ये कार्यक्रम लगातार चला, 4 साल तक, बहुत लंबे समय तक चला। और उस कार्यक्रम में मुझे परमात्मा की ऐसी कृपा रही, 4 सालों में मुझे कोई बुखार भी नहीं आया।
रिकॉर्डिंग बांसवाड़ा से करके ला रहे हैं, यहाँ आकर के रातों रात आना, नेक्स्ट डे उसका प्रोडक्शन करना, उसको ब्रॉडकास्ट करना, फिर चूरू जाना, अच्छा। फिर बांसवाड़ा, लगातार यात्राएं झालावाड़ जाना, फिर वहाँ जाना, सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर। तो वो एक इतना अनुभव था कि पूरा राजस्थान भी उस समय देखने का अवसर मिला, एक एक ढाणी ढाणी गांव देखने का अवसर मिला। और मुझे तो लगता है कि शायद राजस्थान का कोई कोना मुझसे छूटा नहीं, हर जगह मैं गया हूँ। और ये श्रेय आकाशवाणी को जाता है कि मुझे राजस्थान देखने का अवसर दिया। जी बजरंग सैनी जी, चलते चलते थोड़ा समय हमारे पास बाकी, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा आज के यूथ के लिए, स्पेशली वो लोग जो मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया में आ रहे हैं और बड़ी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग उनको प्रॉपर तरीके से नहीं आती, नरेशन कैसे लिखनी चाहिए, नरेट किस तरह से किया जाना चाहिए। इवन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी एक बड़ा चैलेंज है। जो लोग मीडिया में आना चाह रहे हैं उनको किस तरह से आना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या सजेशंस हैं आपके पास आपके अनुभव के आधार पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज का युवा है, उसमें टैलेंट तो है लेकिन सब्र नहीं है। टैलेंट तो है, सब्र नहीं है। मतलब वो बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहता है और जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहता है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि भी कोई भी फल पकेगा तो उसको समय लगेगा। तो शुरुआती दौर में जो भी काम वो हाथ में लेते हैं, चाहे वो मीडिया में जाएं चाहे किसी दूसरे में जाएं, उसके अंदर उसको महारत हासिल करने के लिए कुछ संघर्षों से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ना पड़ें, उसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ें और कुछ अच्छे जो उसी फील्ड के जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास में अच्छा ज्ञान है, जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, उनका साहित्य अध्ययन करें और उसके बाद में अपने आप को परखें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मेरा कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, मैं कौन सी चीज़ बोलना चाहता हूँ और उसका अर्थ कहीं अनर्थ तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा। और जो भागा दौड़, ये जो इस तरह का जो अभी जो दूसरे चैनल्स पे आप सुनाई देते हैं, ट्रेंड चल रहा है कि सस्ती लोकप्रियता वाला, वो उनसे थोड़ा सा बचना पड़ेगा। यानी जब भी आप काम करें तो मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण काम करें और मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसके बारे में पहले आप अध्ययन करें, उसके बारे में पूरी तैयारी के साथ उसके अध्ययन करें। जैसे मैंने अब जो भी फीचर्स बनाए या जो भी मैं सीरियल्स बनाता था, जो भी अवार्ड मुझे मिले, उसके लिए पहले मैं खुद पढ़ता था। मैं खुद रात भर 2-2 बजे तक रात को पढ़ करके चीज़ों को लिखता था और फिर कहता इसका इनपुट कहाँ दिया जा सकता है, इसको कहाँ पर डालेंगे ताकि इसका इफेक्ट अच्छा आएगा, है ना। हमको तैयारी के साथ ही आना चाहिए, तभी जाके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। चलते चलते एक और सवाल, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वो समय जब माँ से कह के आपने स्कूल जाने की ज़िद की कि नहीं मैं आगे पढ़ूंगा और माँ ने आपको चुपचाप से आपको सपोर्ट किया, या वो समय जब आपके भाई ने अपने पास बुलाया और आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, या वो समय जहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में थे और वहाँ पर आपके नए अनुभव हुए? आपके जीवन का जो बदलने वाला पल है, कहाँ से आपकी लाइफ बदली, इतनी आर्थिक विपन्नताओं के बाद में भी आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाए? गोपाल जी, निश्चित रूप से मेरी माँ का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर वक्त मुझे प्रेरित ही करती थी, क्योंकि वो देखती थी कि भाई ये बच्चा होशियार है और ये कुछ करना चाहता है, तो भले पड़ोस से मांग के लाना पड़े, किसी बहन जी से, किसी ताई से, चाची से, कि भाई मेरे को तो 5 रुपये दे या 10 रुपये दे या 20 रुपये दे, हम ज़रूरत है, और वो पैसे भेजेगा, उसके बाद तेरे को मैं दे दूंगी। तो वो मैनेज यदि वो नहीं करती उस समय, तो शायद मैं घर से निकलता नहीं। यानी आपकी माँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। हाँ। और अपने बेटे की तरक्की के लिए वो उसने जो त्याग किया उसके तो खैर हम अनमोल है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। त्याग उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था कि वो सोच लेती कि नहीं अभी तो 12-13 साल का, कहाँ जाएगा ये, कहीं खो जाएगा या कहीं भटक जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे जाने की इजाज़त दी अकेले को, और वो उस समय, ये बहुत हिम्मत का काम था। ये बहुत और मेरी भी हिम्मत थी कि मैं चल पड़ा कि नहीं माँ तू चिंता नहीं कर, मैं पहुंच जाऊंगा और जाते मैं तेरे को चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं होते थे। और वो आज वही दिन मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया। यदि मैं उस समय गांव में रह जाता तो शायद मैं
यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शायद हो सकता है जी, जी। और कोई रास्ता मिलता, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचते। और आज कहानी दूसरी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बजरंग सैनी जो आज एक वरिष्ठ रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, प्रसारण के तौर पर रेडियो में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और जिनके जीवन में कई ट्विस्ट आए, कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जहाँ पर लगातार उनको चैलेंज का सामना करना पड़ा। आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम सब आपकी कहानी से सीख सकते हैं कि यदि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है तो फिर आपको रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए, चल पड़ना चाहिए। बजरंग सैनी जी, आज आप अपने स्टूडियो में, जहाँ पर आपने इतने साल गुजारे, या आकाशवाणी जयपुर में के स्टूडियो में आए, अपनी जीवन की कहानी बताई। आपके आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने अवसर दिया। आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं।